हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमने सी टेट और पी टेट के लिए सीरीज शुरू की थी, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग इंक्लूड। अब कन्वेंशंस क्या होता है? कन्वेंशन मीन्स 1 मिनट। ओके, कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग इंक्लूड। कन्वेंशंस होता है, जैसे हम बोल देते हैं प्रथाएं या रूल्स कह सकते हो आप, रूल्स ऑफ राइटिंग। ठीक है, कन्वेंशंस, रूल ऑफ राइटिंग। तो इस क्वेश्चन में है कि कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग में क्या क्या आता है। फर्स्ट इज स्टोरी आइडियाज, प्रॉपर पंचुएशन, इमेजिनेशन एंड गुड वोकैबुलरी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो राइटिंग की कन्वेंशंस हैं, इसमें सबसे पहले तो स्पेलिंग मस्ट है। आपके स्पेलिंग जो प्रॉपर, कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग मींस आप कह सकते हो कि कुछ भी जो हम लिखते हैं उसको क्लियर बनाना और उसको कॉम्प्रिहेंसिबल बनाना, कि उसको जो भी पढ़ता है उसको समझ सके, तो वो कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग में आ जाएगा। तो राइटिंग की कन्वेंशंस जो हैं, वो एक तो स्पेलिंग आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। सेकंड, इसका आ जाएगा पंचुएशन। पंचुएशन मार्क्स का प्रॉपर ध्यान रखना होगा। उसके बाद इसमें आ जाता है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मीन्स कैपिटल लेटर्स का कहाँ कहाँ पे यूज करना है, प्रॉपर यूज उसका पता होना चाहिए। आफ्टर दैट ग्रामर यूजेस, ग्रामर को कैसे यूज करना है वो आपको आना चाहिए। एंड लास्ट, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा कि एक सेंटेंस को फॉर्मेट करने के लिए, की फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। जैसे कि बेसिकली हम सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के लिए एसेंशियल मानते हैं। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में अब है कि कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग में क्या आता है। अब देखो, मैंने लिख दी हैं आपको सारी बातें कि ये बातें कन्वेंशंस में आती हैं। तो स्टोरी आइडियाज़ तो बिल्कुल नहीं आते, ठीक है। इमेजिनेशन भी नहीं आता है। उसके बाद वोकैबुलरी आपकी गुड होनी चाहिए, ये पॉइंट हो सकता है, बट वोकैबुलरी, गुड वोकैबुलरी से भी क्या करोगे अगर आप उसको सही तरह से लिखोगे नहीं। राइटिंग की बात कर रहे हैं ना हम, तो राइटिंग में तो अगर आप उसको प्रॉपर लिखोगे नहीं तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं, उसको कोई समझ ही नहीं पाएगा। तो प्रॉपर पंचुएशन है जो, वो इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है आज का, वो है स्कैनिंग is a reading activity which helps the learners to dash from the text. First option, draw out information. Second is develop competence in the linguistic items. Competence मतलब उसमें प्रवीणता हासिल करनी। C पार्ट है उसका, know the meaning of the words और enrich the vocabulary. enrich करना उसको मतलब vocabulary को अपनी बढ़ाना। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम देखते हैं कि स्कैनिंग क्या होता है। स्कैन, आपने सुना होगा किसी चीज़ को स्कैन करना। तो स्कैन करना क्या होता है कि उसमें डीप डीप स्टडी करना, डीप स्टडी ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की जब आप डीपर स्टडी करते हो तो उसको आप स्कैनिंग बोलते हो। ठीक है, तो स्कैनिंग इज अ रीडिंग एक्टिविटी विच हेल्प्स द लर्नर टू, क्या करने में हेल्प करती है। तो लिंग्विस्टिक आइटम्स में कॉम्पिटेंस नहीं आएगा,
मीनिंग ऑफ द वर्ड, ये हो सकता है। इनरिच द वोकेबलरी भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ड्रॉ आउट द इंफॉर्मेशन। स्कैन हम किसी चीज़ को क्यों करते हैं, अच्छे से क्यों किसी चीज़ को स्टडी करेंगे, उसमें से इंफॉर्मेशन को ड्रॉ आउट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। तो इसका जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग इज अ स्टेज ऑफ। तो सबसे पहले तो स्क्रिबलिंग क्या होता है। अब स्क्रिबलिंग होता है, आप आमतौर पे आप लोगों ने घरों पे देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो खेलते टाइम पढ़ते टाइम उल्टी सीधी लाइनें बनाते रहते हैं, ऐसा कुछ भी, ये सारा ये स्क्रिबलिंग आ जाता है। ठीक है, तो स्क्रिबलिंग किसकी स्टेज है। अब मैंने ऐसे ऐसे किया तो किसकी स्टेज है जी, राइटिंग की ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैनिंग एंड स्किमिंग आर स्ट्रेटजीज फॉर। अब से स्कैनिंग और स्किमिंग, स्कैन करना होता है डीपर स्टडी करना, अभी अभी ऊपर पढ़ा है हमने। ठीक है, डीप स्टडी। और स्किमिंग क्या होता है, ओवरव्यू लेना, किसी चीज को हेडलाइंस पढ़ लेना, उसका मेन मोटा मोटा मेन आइडिया ले लेना, उसको हम बोल देते हैं स्किमिंग करना। ठीक है, तो ये किसकी स्ट्रेटजी है, राइटिंग। ठीक है, ये सॉरी ये राइटिंग मैंने गलत कर दिया, ये रीडिंग की स्ट्रेटजीज आ जाएंगी। किसी चीज को अच्छे से जब हम रीड करेंगे तभी उसमें से नॉलेज हम निकाल पाएंगे। स्किमिंग, स्कैनिंग और स्किमिंग जो दोनों रीडिंग की स्ट्रेटजीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेंसिव रीडिंग। अब देखो इंटेंस, इन वर्ड आ गया, मतलब इनर नॉलेज, डीप नॉलेज। ठीक है, intensive reading is aimed at helping the learners read a text for, कि जब हम intensive reading करते हैं मीन्स उसमें स्कैनिंग आ जाता है, स्कैनिंग करते हैं कह लो तो ये लर्नर्स को जब जो टेक्स्ट पढ़ रहा होता है तो उसका मेन एम क्या होता है, किस चीज़ में हेल्प करता है। ए ऑप्शन इम्प्रूविंग स्टडी स्किल्स, बी एक्यूरेसी, सी प्लेजर एंड डी इज इंफॉर्मेशन। देखो इस क्वेश्चन में अगर हम एम्ड एट लगाते हैं इंटेंसिव स्टडी, तो उसमें ये ऑप्शन भी सही है, एक्यूरेसी भी सही है और इंफॉर्मेशन भी सही है। तो ये तीनों ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे नॉट आना चाहिए। ठीक है, इसका एम क्या नहीं होना चाहिए, प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज लर्निंग टू रीड मीन्स। अब लर्निंग टू रीड, पढ़ने के लिए लर्न करना, लर्निंग टू रीड मीन्स इसका मीनिंग क्या है। ए ऑप्शन है रीडिंग अलाउड, जोर जोर से पढ़ना। बी ऑप्शन है डी कोडिंग लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट इनटू साउंड, अल्फ़ाबेट लेटर्स है उनको साउंड में डी कोड करना, मीन्स फोनेटिक्स, फोन्स की स्टडी करना। सी पार्ट है डी कोडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को डी कोड करना, या फिर डिकोडिंग द मीनिंग। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा मीनिंग को डिकोड करना। ठीक है, किसी चीज को रीड हम इसीलिए करेंगे ना, उसमें से इंफॉर्मेशन को ड्रॉ आउट करने के लिए, तो इसका राइट ऑप्शन डिकोडिंग द मीनिंग जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन इज प्रेडिक्शन इन टर्म्स ऑफ रीडिंग रेफर्स टू। अब प्रेडिक्शन क्या होता है, अनुमान लगाना किसी चीज का। ठीक है, प्रेडिक्ट करना, अनुमान लगाना। तो हमें यहीं से पता चल जाएगा।
पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। प्रोडिक्शन इन टर्म्स ऑफ रीडिंग रेफर्स टू प्रीव्यूइंग, किसी चीज को प्रीव्यू करना। बी है यूजिंग प्रायर नॉलेज, प्रायर उसकी जो पहले की नॉलेज होती है ऑफ द सब्जेक्ट एंड द आइडियाज इन द टेक्स्ट एज क्लूज टू द मीनिंग्स ऑफ अननाउन वर्ड्स। जो सब्जेक्ट की पहले की नॉलेज है और आइडियाज है बच्चे के पास या पर्सन के पास, उसको अननाउन वर्ड्स के मीनिंग ढूंढने में एज अ क्लू यूज करना। सी ऑप्शन है यूजिंग नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर फॉर गेसिंग द कंटेंट एंड वोकैबुलरी, गैस करने में कंटेंट और वोकैब को गैस करने के लिए नॉलेज को यूज करना, या फिर पैराफ्रेजिंग, या फिर उसको पैरे में लिखना। तो सबसे पहले प्रीव्यूइंग तो नहीं आ जाएगा, प्रीव्यू में अनुमान लगाना, अनुमान तो लगाना ही नहीं, हमने प्रेडिक्शन भविष्यवाणी करना होता है ना। तो यूजिंग नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट में गैसिंग, यहाँ पे गैस वर्ड आ गया तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, पैराफ्रेजिंग भी कट जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन बी जाएगा। ठीक है, क्लू लगाना, अंदाजा लगाना कि मुझे पहले वाले वर्ड की के बारे में पता है तो उससे मिलते जुलते वर्ड का ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट क्लास सेकंड, अब देखो यहाँ पे आपको सेकंड क्लास के अकॉर्डिंग ध्यान देके इस क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है, एट क्लास सेकंड शेयरिंग स्टोरीज, familiar experiences and interest, employing gestures where appropriate, ठीक है, is a sub skill of dash function। कि सेकंड क्लास में स्टोरीज को शेयर करना, स्टोरी सुनाना बच्चों को, उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना, अपने इंटरेस्ट को शेयर करना, या फिर जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे मतलब कि यूज़फुल एम्प्लॉइंग जेस्चर्स, जेस्चर्स का यूज़ करना, इशारों का यूज़ करना, इज़ ए सब स्किल ऑफ डैश फंक्शन। कौन से फंक्शन की सब स्किल है? रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। तो स्टोरी सुनाना, पहले तो सुनाना तो स्पीक करेंगे ना, हम उसमें बोलेंगे ना, तो ये सब स्किल हो जाएगी स्पीकिंग। ठीक है, रीडिंग में भी नहीं आएगा, लिसनिंग में भी नहीं आएगा। रीडिंग तो वो करेंगे, हम भी स्पीक करेंगे तो हम उनको स्टोरीज शेयर करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे, तो ये सारा काम बोल के ही किया जाएगा, तो ये स्पीकिंग की सब स्किल आ जाएगी। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, लिसनिंग कम्प्रीहेंशन। अभी कम्प्रीहेंशन को लिसन करना इज अ कौन सी स्किल है? लिसनिंग आ गया तो लिसनिंग में पता चल जाएगा लिसनिंग कौन सी स्किल है। हेयरिंग स्किल है, रिसेप्टिव स्किल है, क्रिएटिव स्किल है और प्रोडक्टिव स्किल्स है। अब देखो स्किल्स में हेयरिंग स्किल्स तो कोई आती नहीं है, ठीक है। रिसेप्टिव स्किल होती है और प्रोडक्टिव स्किल होती है, इसको भी काट दो आप। इन दोनों में से कौन सा हो जाएगा? लिसन करके हम क्या करते हैं, किसी चीज़, जब कोई हमें कोई किसी चीज़ को हम सुनते हैं तो उस चीज़ को हम रिसीव करते हैं ना, तो ये रिसेप्टिव स्किल में आ जाएगा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, अ प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू। कि प्राइमरी टीचर है उसको जो रीडिंग है वो किस तरह से इंट्रोड्यूस करानी चाहिए स्टूडेंट्स को? फर्स्ट स्टोरीज के थ्रू, पिक्चर बुक्स के थ्रू, अल्फ़ाबेट बुक्स के ओनली, और फोनिक टीचिंग। तो इसमें देखो जब रीडिंग कराते हैं हम तो स्टोरीज जब उनको सुनाएंगे तो उसमें रीडिंग नहीं होगी। अल्फ़ाबेट बुक्स ओनली, उसमें भी आप अल्फ़ाबेट से रीडिंग नहीं करवा सकते प्रॉपर। फोनिक टीचिंग, ये तो आप उनको बोलना सिखा रहे हो, ठीक है। तो इसमें रीड करने में जब आप बच्चों को पिक्चर बुक्स यूज़ करोगे, पिक्चर्स दिखा के उनको रीड करना सिखाओगे, तो उस चीज़ को वो जल्दी
पिक करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे और जल्दी सीखेंगे। तो पिक्चर बुक्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। In order to know the correct pronunciation of English word, to know the correct pronunciation of English words, the learner should के इंग्लिश के वर्ड्स की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जानने के लिए लर्नर को क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन है नो हाउ टू राइट द वर्ड, ये सीखना चाहिए कि वर्ड्स को लिखना कैसे है। बी ऑप्शन है नो द स्पेलिंग मीनिंग एंड हाउ दे आर प्रोनाउंस्ड, ठीक है, मीनिंग जानना वर्ड्स का और ये जानना कि उनको प्रोनाउंस कैसे करना है। सी नो द मीनिंग्स ओनली, सिर्फ उनके मीनिंग जानना। यहाँ पे ओनली आएगा, ये वाला ऑप्शन तो सीधा सीधा काट देना आपने। तो डी ऑप्शन आ गया नो द स्पेलिंग, स्पेलिंग को जानना। अब देखो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, बोलना सीखना है हमने उसका। तो इसमें आ जाएगा कि उसको प्रोनाउंस कैसे किया जाना चाहिए। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन जाएगा। 12th क्वेश्चन है अंडर विच एक्टिविटी डू रिकॉग्नाइजिंग साउंड्स एंड डिड्यूस होता है पहचानना, निकालना, मीनिंग निकालना, ठीक है। अंडर विच एक्टिविटी डू रिकॉग्नाइजिंग साउंड्स एंड डिड्यूसिंग मीनिंग्स फ्रॉम देम कम, के साउंड्स को रिकॉग्नाइज करना और उनमें से मीनिंग निकालना किस एक्टिविटी के अंडर आते हैं। ए ऑप्शन स्पीकिंग, बी रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग। अब बताओ, आप जब साउंड को रिकॉग्नाइज करोगे, किसी को साउंड को पहचानोगे, पहले तो साउंड को सुनोगे ना तभी उसको पहचानोगे, फिर उसमें से मीनिंग आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो स्पीक भी नहीं करना है, रीड भी नहीं करना, राइटिंग। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर नॉन प्राइमरी स्किल्स। प्राइमरी स्किल्स बतानी है अब आपने, मेन स्किल्स कौन सी होनी चाहिए। लिसनिंग एंड स्पीकिंग होनी चाहिए, लिसनिंग एंड राइटिंग होनी चाहिए, राइटिंग एंड रीडिंग होनी चाहिए, या फिर स्पीकिंग एंड राइटिंग होनी चाहिए। देखो किसी भी चीज़ को राइट करने के लिए, रीड करने के लिए आपको पहले तो उसको सुनना पड़ेगा, फिर उसको बोलना पड़ेगा, ठीक है। उसको रिसीव करोगे तभी उसको राइट कर सकते हो। ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। स्पीकिंग बोलना और लिखना ये भी प्राइमरी नहीं है। जब तक किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को सुनोगे नहीं, उसको लिखोगे कैसे आप। लिसनिंग एंड राइटिंग, राइटिंग भी बाद में आ जाएगा। और लिसनिंग एंड स्पीकिंग तो प्राइमरी, सबसे पहले हमें लिसन करना है और स्पीक करना है, ठीक है। उसके बाद उसको राइट करेंगे और रीड करेंगे। तो प्राइमरी स्किल्स ए ऑप्शन हमारा इसमें एकदम से सही आ जाएगा, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेट डेटरेंट ऑफ इंग्लिश लर्निंग इंग्लिश। डेटरेंट होता है बैरियर बोल सकते हो आप, रुकावट, ठीक है। इंग्लिश सीखने में सबसे बड़ा बैरियर क्या है। फर्स्ट ऑप्शन लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द pupils टू लिसन, के जो pupils हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको लिसन करने की अपॉर्चुनिटी की कमी होना। एंड यूज इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम, और क्लासरूम के बाहर इंग्लिश यूज़ करने के भी जो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होना। बी ऑप्शन है इंग्लिश इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज टू लर्न, यही मान लेना कि इंग्लिश डिफ़िकल्ट है लर्न करने में, ये सबसे
सी ऑप्शन है इंग्लिश फोनीम्स आर अनस्कर्पलस मीन्स अनऑर्डरली, अनऑर्डर, नॉट इन ऑर्डर, ठीक है, कि जो फोनीम है वो ऑर्डर में नहीं है। डी ऑप्शन है इंग्लिश हैज़ ए वास्ट वोकैबुलरी, कि इंग्लिश की वोकैबुलरी वास्ट है। तो आपको क्या लगता है कि इंग्लिश की जो वोकैबुलरी वास्ट है तो ये सबसे बड़ा बैरियर हो सकता है? नहीं, फोनीम्स भी इन ऑर्डर में नहीं है। अगर ये मान लोगे कि इंग्लिश डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है लर्न करने में तो इसको लर्न कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे बड़ा बैरियर जो है वो आ जाएगा अपॉर्चुनिटी की कमी, कि बच्चों को इंग्लिश को सुनना और उसको यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज एक्विजिशन कैन बी ऑटोमेटिकली अटेन्ड, कि जो लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिकली एक्वायर कर लेता है। एक्विजिशन एक्वायर वर्ड से बना हुआ है, एक्वायर होता है किसी चीज को प्राप्त कर लेना। तो लैंग्वेज एक्विजिशन कैन बी ऑटोमेटिकली अटेन्ड, दिस स्टेटमेंट इज फेवर्ड बाय, किसने इस स्टेटमेंट का फेवर लिया? तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा बिहेवियरिस्ट। बिहेवियर थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि प्रैक्टिस एंड रीइंफोर्समेंट को ज़्यादा वैल्यू दी गई है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट थ्योरी जो ये माना जाता है कि बच्चा प्रैक्टिस कर करके किसी चीज़ को बार बार कर करके उसको अपने आप ही सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विच इज नॉट अ ट्रू, अब नोट आ गया यहाँ पे, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है। स्टेट विच इज नॉट अ ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन, ये नहीं आएगा इसमें, ये एक्स्ट्रा है। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि लर्निंग एंड एक्विजिशन में कौन सी बात सही नहीं है। फर्स्ट, एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, एक्विजिशन नेचुरल प्रोसेस है। बी, लर्निंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, लर्निंग लगातार चलने वाला प्रोसेस है। सी ऑप्शन है लर्निंग रिजल्ट इन सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी, लर्निंग का रिजल्ट सब्जेक्ट की प्रोफिशिएंसी में निकलता है। और एक्विजिशन हेल्प्स इन कॉग्निटिव एबिलिटीज, जहाँ फिर एक्विजिशन जो है वो समझने की एबिलिटी में हेल्प करता है। तो इसमें एक्विजिशन इज ए नेचुरल प्रोसेस, ये तो बिल्कुल सही है। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये भी बिल्कुल सही है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। लर्निंग रिजल्ट इन ए सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी, ये भी बिल्कुल सही है कि जब आप किसी चीज़ की लर्निंग करते हो तो धीरे धीरे आप सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंट हो जाते हो। तो अब हमें देखना है नॉट, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, कि एक्विजिशन जब आप किसी चीज़ को ऐसे सीखते हो, इधर उधर अपने इन्वायरमेंट से सीखते हो, तो उसमें आपकी समझ की एबिलिटीज विकसित प्रॉपर नहीं हो पाती। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 17th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे लर्निंग अकर्स ड्यू टू, लर्निंग क्यों होती है, किस वजह से होती है? ए ऑप्शन इनबॉर्न स्पीकिंग एबिलिटीज, के स्पीकिंग एबिलिटी जो बचपन से ही होती है उसके कारण, या फिर स्टिमुलस रिकॉग्निशन, स्टिमुलस को पहचानने से, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा ना, वही है। असिमिलेशन एंड अडेप्टेशन, या फिर असिमिलेट करना किसी चीज़ को और फिर उसको अडेप्ट करना, किसी चीज़ को जानना फिर उसको अपनाना, या फिर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, इससे लर्निंग और नहीं होएगी, ठीक है, ये सीधा सीधा कट जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप प्याजे की थियरी पे ही आ जाओ, ठीक है। प्याजे ने अपनी जो थियरी दी है लर्निंग की, उसमें उसने 3 फैक्टर्स को दिया हुआ है।
एसिमिलेशन, फर्स्ट एसिमिलेशन, उसके बाद आ जाएगा अकोमोडेशन, अकोमोडेशन, और देन आ जाएगा इक्विलिब्रेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो किसी बच्चे को हमने दिखा दिया डॉग, तो यहाँ पे उसने डॉग का जो स्कीमा है उसको अपने माइंड में रख लिया कि ये पहचान लिया उस चीज़ को, ये डॉग है। अब उसके आगे जब हमने कैट ला के रख दी, अब यहाँ पे जो उसने यहाँ से नॉलेज ली थी कि ये डॉग है, उसको पहचाना था, अब उसको देखेगा वो यहाँ पे कि ये भी मेरे को डॉग ही लग रहा है, वैसे ही लग रहा है, सेम टू सेम, अनलेस जब तक हम उसको बताएंगे नहीं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, यहाँ पे वो जब समझ जाएगा, इक्विलिब्रेट कर लेगा दोनों में डिफरेंस को, तो उसको इक्विलिब्रेशन कहते हैं। अकोमोडेशन में न्यू एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे और फिर उसको कंपैरिजन जब हम करते हैं तो इक्विलिब्रेशन में आ जाएगा। ठीक है, अब प्याजे की थ्योरी में ये असिमिलेशन और अडेप्टेशन आता है, तो ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही चला जाएगा। और प्याजे की थ्योरी के जो 4 स्टेजेस हैं दैट आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, तो उनको आप ध्यान में रखिए। स्टेजेस हम लिख लेते हैं यहाँ पे, कौन कौन सी स्टेजेस हैं। पहली है सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 से 2 ईयर तक होती है, जिसमें बच्चा अपने सेंसेस को यूज़ करके सीखता है, मतलब जैसे खिलौनों को टच कर ले, किसी की चीज़ को टच करके सीखता है। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, फिर उसको चलाना जानना सीखता है क्या है वो। फिर कंक्रीट, कंक्रीट ऑपरेशनल थियरी, ऑपरेशनल स्टेज सॉरी, ये 7 से 11 साल तक के बच्चे के लिए आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा फॉर्मल, जब वो फॉर्मल स्टेज में पहुंच जाएगा उसको अच्छे बुरे की समझ आ जाएगी। 12 प्लस कर लो। ठीक है, ये स्टेजेस वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का, दैट इज 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन, विच इज नॉट अ, देखो फिर से नॉट आ गया यहाँ पे, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड मेथड ऑफ लर्निंग वोकेबलरी। अब वोकैब को लर्न करने का कौन सा अच्छा तरीका नहीं है। ए ऑप्शन है राइटिंग, वॉचिंग मूवीज, टॉकिंग एंड रीडिंग, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसमें देखें हम तो राइट करके हम वोकैब सीख लेते हैं, सीख ही लेते हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, टॉक करके और रीडिंग इससे तो आती है, टॉक करोगे रीड करोगे डेफिनेटली। बोथ ए एंड बी, ये ऑप्शन हम नहीं ले सकते। नॉट है तो वॉचिंग मूवी, वोकैबलरी लर्न करनी है। ठीक है, ठीक है, वॉचिंग मूवी, मूवी वॉच करोगे वोकैबलरी इन्हांस होगी होगी। राइटिंग और टॉकिंग एंड रीडिंग, तो ऑप्शन डी जाएगा इसका एकदम से राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग लैंग्वेज इज है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत सारे पेपर्स में पूछा भी गया हुआ है। लर्निंग लैंग्वेज इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस, इंस्टेंट प्रोसेस और ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है, लास्ट वाला प्रोसेस है, इंस्टेंट है, एकदम से हो जाती है लर्निंग, या ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस है।
तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ग्रेजुअल प्रोसेस के कंटिन्यूअस प्रोसेस से, लगातार चलता है। लर्निंग आप छोटे होने से लेके मरते दम तक करते रहते हो।